काला जादू वाला मायका वर्सेस पूजा पाठ वाला ससुराल। कितना मोटा और अच्छा चूहा है। लगता है कि इसने अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखा हुआ है। प्यारे चूहे। पूर्वी अपनी बालकनी में एक चूहे की पूंछ को पकड़कर उसे हिला हिलाकर खेल रही थी। आसमान में उसके ऊपर ही काले कौवे उड़ रहे थे और शाम का वक्त था। ऐसे में पूर्वी अपनी बालकनी में अभी चूहे के साथ खेल ही रही थी कि पास वाले ही घर की बालकनी में खड़ी हुई एक औरत हेमा ने उसे देख लिया और वो पूर्वी के इस अजीब से बर्ताव से काफी ज्यादा घबरा भी गई। हे भगवान, ये पूर्वी अपनी बालकनी में एक चूहे को ऐसे क्यों खिला रही है जैसे कि कोई ये छोटा सा बच्चा है। इस घर के लोगों का रवैया तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है। कभी कैसे और कभी कैसे। इससे पूछूं क्या कि इसे चूहे और खेलने की चीजों में अंतर नजर नहीं आता है। हेमा ने ऐसे बोलकर पूर्वी को आवाज लगाई और पूर्वी, अरे ओ पूर्वी। हाँ जी बोलिए। ऐसे क्यों बोल रही है और इस चूहे के साथ क्यों खेल रही है? चूहा भी कोई लड़कियों के खेलने की चीज है? फेंक दे इसे। क्या कहा? मैं इस प्यारे से चूहे को फेंक दूं? लेकिन ये कितना प्यारा है ना। लो आप भी देखो। नहीं 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 नहीं, मेरे पास इसे नहीं फेंकना। हेमा पूर्वी की बात को सुनकर डर गई, लेकिन पूर्वी ने अपने पांव पीछे नहीं किए। उसने उस चूहे को उठाया और हेमा की बालकनी में डाल दिया, जिससे कि हेमा बुरी तरह चिल्लाती हुई अपने घर में भाग गई। हे भगवान, बचाओ बचाओ, ये तो लड़की पागल है। अरे ये भाग क्यों गई? इतना प्यारा तो था वो। अब मुझे नीचे चले जाना चाहिए। माँ मेरा इंतजार जो कर रही होगी। पूर्वी ऐसे बोलकर नीचे को उतर गई। पूर्वी एक जवान लड़की थी जो अपने माँ बाप, भाई और बुआ के साथ रहती थी। पूर्वी का पूरा परिवार उसकी माँ आस्था का बहुत ही ज्यादा मान रखता था। आस्था जैसे जिसको करने को बोल देती थी सभी वैसे ही करते थे और पूरे परिवार की हरकतें और बातें पड़ोसियों को काफी ज्यादा परेशान करती थी। उनकी हरकतें अजीब थीं जो बाहर वाले भी नोट करते थे। ऐसे ही सब चल रहा था। आज भी पूर्वी एक चूहे को पकड़कर खेल रही थी। चूहे से खेलने के बाद पूर्वी अपने घर में नीचे चली गई और अरे नहीं माँ, आपने सभी को क्यों खड़ा किया हुआ है? आ गई तू, बड़ी देर लगा दी। अब सुनो। जी बोलिए भाभी। रितेश, तू अपने दोस्तों के साथ आज बाहर खाना खाने को बोल रहा था ना? जी माँ। तू कहीं नहीं जाएगा। ठीक है माँ, जो आपको ठीक लगे। हाँ, मैंने कह दिया कि तू कहीं नहीं जाएगा। और सुधा, तुम जाकर खाना बनाओ। खाने में चिकन पकोड़ा, पनीर टिक्का और सूजी का हलवा बनेगा। जी भाभी। हिमेश जी, आपने कहा था कि आपके कंधों और कमर में दर्द है, तो बस ठीक है, अभी आप नहीं सोएंगे। मेरे भी कंधों और कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए चलिए मेरे कंधे और कमर की मालिश कीजिए। और तू पूर्वी, तू जाकर बड़े वाले कूड़े के ढेर पर कूड़ा डाल कर आ। और हाँ, छोटे पर नहीं, बड़े ही कूड़े के ढेर पर ही दे मारना। जी ठीक है माँ जी। आस्था ने सभी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें काम ऐसे बताई जैसे मानो कि वो उन्हें काबू कर रही हो। आस्था ने जैसे बोला सभी वैसे ही कठपुतली की तरह काम में लग गए और आस्था की सुनी। ऐसा पहली बार नहीं था जो सभी लोग आस्था की बात मान रहे हो। सभी आस्था के इशारों पर ऐसे ही नाचते थे। ऐसे ही आज के दिन सभी कामों में ही लगे हुए थे, लेकिन ऐसे में आस्था अलग ही कमरे में थी। उस कमरे में अंधेरा था, चारों तरफ मकड़ी के जाले और कंकाल रखा हुआ था। ऐसे में आस्था उस कमरे में काली साड़ी पहने, माथे पर भभूत लगाई, बिखरे बाल और अजीब से हुलिये में बैठी हुई मंत्रों का जाप कर रही थी। चामुंडाय नमः। क्या बात है मेरी, आज की विधि भी पूरी हो गई। अब सभी और भी ज्यादा मेरे इशारों पर नाचेंगे। चलो अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा कि मैं घर में नहीं हूँ। आस्था ऐसे बोलकर अपने कमरे से निकल गई। उसके घर में एक बेसमेंट था जिसमें एक स्टोर रूम था। स्टोर रूम के अंदर सीक्रेट रूम था जिसमें आस्था काला जादू करती थी। आस्था एक बुरी औरत थी जो अपने ही पति और बच्चों के ऊपर काला जादू करके रखती थी ताकि सभी लोग उसके अंडर में रहें। एक तरफ आस्था इस तरह से काला जादू करके बेसमेंट से आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था की बेटी पूर्वी और नंद बाजार से सब्जी ला रही थी। चलो अच्छा है कि यहाँ कोई नहीं है, नहीं तो इन लोगों को जवाब देना पड़ता कि मैं अभी तक कहाँ थी, लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं आए हैं। आस्था ऐसे ही सोचने लगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी और सुधा बाजार में थी। हाँ सब्जी वाले भैया, 1 किलो नींबू और 2 किलो प्याज और लहसुन भी दे दो। अरे सुधा, तू यहाँ? अरे उर्मिला, तू यहाँ कैसी है? बस सब्जी लेने को आई थी। वैसे इतने सारे नींबू क्यों लेकर जा रही है? घर में क्या किसी की दावत वावत है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मैं घर के लिए ही ले जा रही हूँ। घर के लिए? अरे चल होगा कुछ। ये बता कि अब तेरी शादी का क्या हुआ? मेरी शादी का क्या होना है, कुछ भी हल निकलता ही नहीं है। ना तो वो लोग मुझे लेने को आते हैं और ना ही मुझे छोड़ते हैं। मैं कब से अपने भाई के कंधों पर ही बोझ बनी हुई हूँ। ऐसे नहीं बोलो बुआ, तेरी तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी खासी चल रही है ना सुधा। तूने खुद बताया था कि तेरा पति और सभी बहुत अच्छे हैं। मुझे तो लगता है कि तुझे किसी की काली नजर लग रखी है। अपना चेहरा देख कैसे मुरझाया हुआ है। किसी ने जलकर तेरे ऊपर कुछ करवा तो नहीं दिया है ना? उर्मिला की बात को सुनकर पूर्वी और सुधा दोनों बोल पड़ी। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तू तो मुझे बेवजह ही डरा रही है उर्मिला। हम इन सभी चीजों से बहुत दूर है ना। हम ये सब करते हैं और ना ही हमारे साथ रहने वाले लोग ऐसा कुछ करना जानते हैं।
इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, मुझे तो तेरी खुशियों की बलि देने में तेरी भाभी का हाथ लगता है। उर्मिला के इतना बोलते ही पूर्वी और सुधा दोनों का ही पारा चढ़ गया। और उर्मिला, आज तो तूने बोल दिया है, लेकिन आइंदा अगर ऐसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ के ऊपर उठी हुई उंगली को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ आया? दोनों ऐसे ही बोलती हुई चली गई। उर्मिला उन्हें देखती रह गई। इसको इसकी भाभी को कहने का इतना बुरा क्यों लगा? पहले तो ये खूब बुराई कर लेती थी, अब क्या इसकी भाभी ने सच्ची में ही इसके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है जो इसे इतना बुरा लग रहा है? खैर, मुझे क्या। उर्मिला ने भी बात को ऐसे ही जाने दिया। कुछ ही देर के बाद दोनों बुआ भतीजी अपने घर पहुंच गईं और ले आई मेरा बताया हुआ सामान? हाँ भाभी, ले आई हूँ। भाभी, ये आपके माथे पर इतनी सारी बबूत जैसा क्या लगा हुआ है? कहा? अरे ये मैं अभी बाहर गई थी पौधों को पानी देने, तो शायद वहाँ से मिट्टी लग गई होगी। तो तुम दोनों ने आने में बड़ी देरी कर दी। जाओ जाकर खाना बनाओ, देरी हो रही है। आस्था ने बात को ऐसे ही घुमा दिया, जिसके बाद सुधा और पूर्वी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन दोनों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। अभी वो खाना बना ही रही थी कि तभी वहां खिड़की में एक काला कौआ आ गया। बुआ देखो, काला कौआ आया है। काला कौआ घर में आना कोई अच्छा शगुन नहीं है, कोई बुरा शगुन भी नहीं है। अगर देखा जाए तो एक बेजुबान पंछी ही है ना? सही कहा भाभी, ये काला कौआ अगर हाथ लग जाए तो मेरी बलि संपन्न हो सकती है। अभी इसे काबू करके पकड़ती हूँ। आस्था ने ऐसे बोलकर कौवे को घूरना शुरू कर दिया। आस्था को देखते ही कौवा वहीं जम गया और पूर्वी और सुधा की नजर से बचाकर आस्था ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया। वहीं पूर्वी अभी खाना बना रही थी कि तभी खाना बनाते बनाते उसके हाथ से छुरी गिर गई। जैसी पूर्वी उसे उठाने को नीचे को झुकी तो उसे वहां एक बड़ी लौकी पड़ी हुई मिली, जिसमें बहुत सारी लौंगे घुसी हुई थी। बुआ देखो, ये क्या है? ये बुआ कहाँ गई? पूर्वी ऐसे बोलकर रसोई से उस लौकी को लेकर बाहर ही आई थी कि तभी वहां आस्था आ गई और वो उसकी आंखों में देखकर बोली, ये लौकी का टुकड़ा मुझे दे दे पूर्वी। ले लो। पूर्वी ने आस्था को मदहोश होकर बिना कोई सवाल किए वो लौकी का टुकड़ा दे दिया, जिसके बाद आस्था ने उसे लेकर छिपा दिया। और मेरे हाथ में शायद कुछ था या नहीं था, पता नहीं, खाना बना लेती हूँ। पूर्वी ने लौकी वाली बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद वो वापस से खाना बनाने में ही लग गई। कुछ ही देर के बाद खाना बन गया और वो सभी खाना खाने को बैठे। पूर्वी भी बड़े मन से बैठी थी, लेकिन उसका खाना खाने का दिल ही नहीं हुआ। क्या बात है पूर्वी, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? पता नहीं क्यों भाई, अचानक से ये खाना खाने को मेरा दिल ही नहीं कर रहा। क्यों, कुछ और खाना है क्या तुझे? मेरा मन नहीं है, आप लोग खाओ, मैं अपना देख लूंगी। पूर्वी ऐसे बोलकर खड़ी हो गई। उसने एक निवाला भी खाने का नहीं खाया और वो अपने कमरे में आ गई और पागलों की तरह अपने कमरे में सभी जगह कुछ ढूंढने लगी, जैसे मानो कि उसका कोई खजाना ही गायब हो गया हो। कहाँ है, कहाँ है, कहीं तो होगा। अभी पूर्वी ऐसे ढूंढ ही रही थी कि तभी उसने बेड के नीचे देखा और बेड के नीचे उसे एक कॉकरोच मिल गया। मिल गया? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, अब आएगा ना मजा। अब मिली है मुझे मेरे मतलब की चीज खाने को। पूर्वी ने ऐसे बोलकर उस कॉकरोच को अपने मुंह में डाल दिया और वो उसे खा गई। पूर्वी के ऊपर उसकी माँ ने ऐसा ही जादू किया हुआ था, वो ऐसे ही गंदी गंदी चीजों में अड़ती थी और उन्हें खा भी जाती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे और आज के दिन पूर्वी की माँ फिर से रात के वक्त अपने सीक्रेट रूम में थी। हे शैतान, हे काले जादू के महाराज, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। जो पाप मैंने अपनी कोख से एक लड़की को जन्म देकर किया, अब उसकी भरपाई का वक्त आ गया है। शैतान, मुझे बताओ मैं कैसे क्या करूँ जो आप मुझे क्षमा कर दे। आस्था ने ऐसे बोलकर हवन की आग में कुछ सामग्री डाली और उसके ऐसा करते ही उसके दिल में एक ख्याल आया। शादी, मुझे समझ आ गया है कि अपनी गलती का प्रायश्चित मुझे किस तरह से करना है। मैंने उसे अपनी कोख से जो जन्मा है, अब उसकी भरपाई उसकी कोख से जन्म हुआ वारिस करेगा। ठीक है, अब मैं पूर्वी की शादी कर दूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसका ससुराल अच्छा होगा या खराब, लेकिन अगर बस फर्क पड़ता तो इस बात से पड़ता है कि उसका बच्चा मेरी बलि के काम आएगा या नहीं। आस्था एक बेहद ही खराब सोच की औरत थी। उसे लगता था कि बेटी को पैदा करने के बाद उससे पाप हो गया है, जिसकी वजह से खुद एक औरत होते हुए भी उसे अपनी बेटी पूर्वी से कोई लगाव नहीं था। और अब आस्था चाहती थी कि वो पूर्वी की जल्दी से जल्दी शादी करे और उसकी औलाद को बलि के रूप में चढ़ाए, जिससे कि उसके पापों का प्रायश्चित हो जाए। आस्था ऐसे ही आधी रात को जादू टोने करके फिर अपने बेसमेंट से बाहर आ गई और बिल्कुल ऐसे करने लगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी सुबह हुई और सुबह होते ही आस्था ने पूर्वी की शादी की बात निकाली। सुने जी, अब मैं सोच रही हूँ कि हमें पूर्वी की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी अब इसकी उम्र हो गई है। हाँ, ठीक सोचा तुमने। लाओ इसकी कुंडली मुझे दे दो, मैं पंडित जी को दे आऊंगा। फिर जो भी हमारी पूर्वी के मेल का लड़का होगा वो उसका रिश्ता हमें बता देंगे। नहीं, पंडित को दिखाने की क्या जरूरत है। मैं हूँ ना अपनी बच्ची का, मैं ही कोई रिश्ता देखूंगी।
नहीं नहीं, पंडित जी को दिखाना जरूरी है। आज ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? जरूर इस पाँव में बंधे धागे की गांठ ढीली हो गई है। अब मुझे इन्हें जादू वाला दूसरा धागा बांधना पड़ेगा। बताओ कि कहाँ है हमारी बेटी की कुंडली। अभी के लिए आप कुंडली छोड़ो और आप अपना पाँव दिखाओ। मैं मंदिर से नए धागे लाई थी बांधने को, लेकिन बांध नहीं पाई। आपको बांध देती हूँ। आस्था ने बहाने से हिमेश के पांव का धागा बांध दिया, जिसके बाद हिमेश, हाँ क्या बोल रही थी तुम कि कुंडली नहीं दिखानी है? अरे कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी लड़का हमारी पूर्वी के लिए पसंद आए बता देना, मैं तो उसे ही अपना लूंगा। ये हुई ना बात। आस्था का जादू बहुत ही ताकतवर था। वो जो चाहती ही मनवा लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और आस्था को पूर्वी के लिए अपने शहर से बाहर एक रिश्ता मिला। क्योंकि शहर के लोग पूर्वी की हरकतों को जानते थे, वहां उससे शादी करने को कोई भी राजी नहीं होता। आस्था और हिमेश ने भी पूर्वी की शादी कर दी और पूर्वी विदा होकर एक हफ्ते के अंदर ही अपने ससुराल को चली गई। अभी पूर्वी का ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा था। इस घर की तो खुशबू में ही कोई अलग सी बात है, जो मुझे अच्छी भी लग रही है और बुरी भी। समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। भाभी, आपकी आरती हो गई है। अब आप अपने सीधे पांव से कलश को गिराते हुए घर के अंदर आ जाइए। पूर्वी ने जैसे ही कलश को गिराने को अपना पांव बढ़ाया तो उसने गलती से उल्टा पांव बढ़ा दिया, जिसके बाद उसने उसे पीछे लिया और वो अपने सीधे पांव से कलश को गिराते हुए अंदर आ गई। लेकिन उसकी सास ने उसके पांव पर कुछ देखा था। पूर्वी बेटा, मैंने तेरे उल्टे पांव पर एक धागा बंधा हुआ देखा। उल्टे पांव में तो कोई भी धागा नहीं बांधता है। फिर? हाँ वो माँ जी, ये मेरी माँ बंधवाती थी। बोलती थी कि ये मंदिर का धागा है जो पवित्र है और इसको बांधने से जादू टोने जैसी भूत प्रेत और बलाएं दूर ही रहती हैं। हाँ बेटा, लेकिन हम लोग पूजा पाठ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पता है, हमारे परिवार को बाहर शास्त्री जी का परिवार बोलते हैं और पाँव में धागा बांधना सही नहीं है। ये तो अपमान है। कलावा हमेशा सीधे हाथ में बांधा जाता है। इसको खोल दे। जी। शहर से दूर होने की वजह से आस्था का जादू कम काम कर रहा था। अनुराधा ने वो धागा खुलवा दिया। इधर पूर्वी का धागा खुला और उधर आस्था को पता चला। ये क्या? पूर्वी के पाँव से जरूर धागा खुला है, तभी तो इस पूर्वी के नाम की गुड़िया का भी धागा खुल गया है। लेकिन आस्था का जादू इतना कमजोर नहीं है कि एक धागे से खत्म हो जाए। तेरे नाम की पूरी गुड़िया मैंने बनाई हुई है। अब तू मुझसे नहीं बचेगी। आस्था ने पूर्वी की गुड़िया बनाई हुई थी, जो उसी वक्त मंत्रों का जाप करने आवाज बाहर तक जा रही थी। लेकिन घर में सभी नींद की दवा खाकर सोए हुए थे, जिसकी वजह से घर में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अरे बाबा, कौन है जिसको आधी रात को ही पूजा करने की उखड़ती है? भगवान माफ करे। मुझे तो लगता है कि इस मोहल्ले में कोई तो जादू टोना करना जानता है। आस्था की आवाजों से पड़ोस में रहने वालों को दिक्कत और शक होता था, लेकिन अभी तक भी आस्था का सच किसी के सामने नहीं आया था। इधर आस्था अपने पूजा पाठ में लगी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी अपने कमरे में आ गई थी। ये क्या? आपके कमरे में तो अमित जी कितनी बड़ी भगवान जी की तस्वीर लगी हुई है। हाँ, हमारे घर में सभी बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है, मुझे लगा कर। इसलिए मेरी सुबह भी इन्हें देखकर ही होती है और शाम भी। यहाँ तक कि रात को भी मैं इनका चेहरा ही देखकर सोता हूँ। अच्छा है। क्या हो गया पूर्वी? पता नहीं अमित जी, अचानक से पूरे शरीर में सुइयां सी चुभ रही है। बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तुम ठहरो, मैं माँ को बुलाकर लाता हूँ, तुम बैठ जाओ। पूर्वी को अचानक से शरीर में दर्द होने लगा था। उसके शरीर में सुइयां सी चुभ रही थी। वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे की वजह पूर्वी को जरा भी पता नहीं थी। दर्द हो रहा है? दर्द तो होगा ही। मेरी कोख में ही पतले वक्त मुझे पापी बना देने वाली बच्ची, दर्द तो तुझे होना भी चाहिए। ये सुइयां मैं जहाँ जहाँ इस गुड़िया के घुसाऊंगी वहाँ वहाँ उसे भी दर्द होगा। यही तो है काला जादू। बहू बहू, क्या बात हो गई है बहू? माँ जी पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा चुभन हो रही है। बहू के घर में आते ही दिक्कत होना ये किसी अच्छे शगुन का संकेत नहीं है। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है हमारी बहू को। बहू तो चिंता नहीं है। विशाल, जा जल्दी से मंदिर से तू गंगा जल लेकर आ। बहू को पिलाएंगे, देखना भगवान की मर्जी से राहत मिलेगी। महेश की बात सुनकर उनका छोटा बेटा नीचे गया और घर के मंदिर से वो गंगा जल ले आया। गंगा जल लाने के बाद अमित ने अपने हाथ से उसे पूर्वी को पिलाया। और अब कैसी है पूर्वी? अब राहत है। गंगा जल की ताकत से पूर्वी के शरीर में चुभन कम हो गई थी। वहीं आस्था की सुई टूट गई थी, जिससे वो पूर्वी को दुख दे रही थी। ये क्या? सुई टूट गई? कोई बात नहीं, कल को मैं इससे और भी ज्यादा दुख दूंगी तुझे पूर्वी। बस तू देख, अभी के लिए मैं निकलती हूँ। आस्था ऐसे बोलकर वापस से अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गई और अपने कमरे में निकल आई। ऐसे ही अगले दिन पूर्वी की अपने ससुराल में पहली रसोई थी। पूर्वी तैयार होकर नीचे आई तो उसके घर वाले पूजा कर रहे थे। वाह, मेरे ससुराल वाले पूजा कर रहे हैं, मुझे भी इनके साथ शामिल होना चाहिए। लो, मेरी बहू भी आ गई है। बहू आ जाओ और हमारे साथ तू भी पूजा कर ले। हाँ भाभी, आ जाओ और आप भी हमें ज्वाइन करो। अनुराधा और विशाखा के बुलाने पर पूर्वी भी मंदिर में चली गई। मंदिर में जाते ही पूर्वी को ऐसे एहसास हुआ कि जैसे उसके ऊपर से कोई पहाड़ उतर गया हो। क्या बात है? कुछ हुआ फिर से क्या? कुछ नहीं, बस
एकदम से बड़ा हल्कापन सा महसूस हुआ, ऐसे जैसे कि किसी ने कोई पहाड़ उतार दिया हो। भगवान जी के घर में आकर ऐसा ही लगता है। ये लो, सभी प्रसाद लो। महेश ने सभी को प्रसाद दिया, जिसे खाने के बाद पूर्वी को और भी अच्छा महसूस हुआ और उसने खुशी खुशी अपने पहली रसोई का खाना बिना किसी दिक्कत के बनाया और सभी को खिलाया। भाभी, आपके खाने की तो जितनी तारीफ की जाए ना उतनी ही कम है। सच में खाकर मजा ही आ गया। शुक्रिया देवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम भाभी। यहाँ आने के बाद सब कुछ कितना बदला बदला सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं हल्की हो गई हूँ, मेरा दिल लगने लगा है। ये क्या बात है? बच्चों, जल्दी जल्दी से खाना खा लो। फिर मैंने भगवान जी से मन्नत मांगी है, उसके लिए हम सभी भगवान जी के मंदिर चलेंगे। अनुराधा की बात पर सभी राजी हो गए। खाने पीने के कुछ ही देर के बाद अनुराधा सभी को मंदिर में ले गई, जहां जाकर सभी ने पूजा की। ऐसे ही सुकून से पूर्वी के दिन अपने ससुराल में गुजर रहे थे और अब ऐसे ही 1 महीना होने को आया था। 1 महीने के बाद आस्था ने पूर्वी के पास फोन किया। हेलो पूर्वी, कैसी है तू? हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो? मुझे क्या होगा, मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा ये बता, क्या तू कहीं घूमने को गई है अभी तक? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं। तो जा, आज के आज ही तू घूमने जा। नहीं जा सकती हूँ मैं माँ, क्या है ना, आज तो किसी को भी वक्त नहीं है। चाहे वक्त हो या ना हो, जाना तो पड़ेगा, जा। आस्था की आवाज से ही पूर्वी उसके काबू में हो गई। अमित नीचे काम पर जाने को तैयार हो रहा था। पूर्वी उसके पास गई और अमित जी, चलिए कहीं घूमने को चलते हैं। आज नहीं जा सकता पूर्वी, कल को हम पक्का चलेंगे। नहीं, आज ही घूमने को चलिए, मुझे आज ही जाना है। अरे तुम्हें अचानक से क्या हो गया पूर्वी? हम चलेंगे लेकिन आज ही। ये क्या जिद हुई भला? नहीं, आज ही चलेंगे, आज ही चला है, मुझे कल नहीं, आज ही जाना है। पूर्वी ने जिद पकड़ ली, जिसकी वजह कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा था। अंत में विशाल बोला, भैया चलिए, आज का ऑफिस का आपका भी काम मैं ही संभाल लूंगा, आप भाभी को लेकर कहीं चले जाओ। क्या सच में विशाल तू संभाल लेगा? चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। पूर्वी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चल रहे हैं। ठीक है। माँ, भाभी को अचानक से क्या हुआ था? उन्होंने घूमने जाने की रट लगा ली थी। मुझे भी नहीं पता है बेटा। अनुराधा और विशाखा की तरह बाकी घर वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में पूर्वी तैयार हो गई, जिसके बाद अमित उसे लेकर घूमने को निकला और वो दोनों घर से निकल आए। लेकिन देखने की बात यह थी कि पूर्वी घूमने को निकली थी, लेकिन वो ऐसे रास्ते पर अमित को अपनी मर्जी से लाई जिस पर कोई नहीं था। वो रास्ता सुनसान था और पूर्वी उस पर चलते हुए बस कीड़े मकोड़े देख रही थी। देखो अमित जी, ये एक छिपकली है, मैं इसे पकड़कर घर ले जाऊं क्या? ये कितनी प्यारी लग रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूर्वी। यहाँ हो, तुम्हें क्या हो गया है? चलो भाई घर चलो, हम यहाँ टहल नहीं रहे हैं। अमित ने कैसे कैसे पूर्वी को संभाला और वो उसे लेकर आया, लेकिन घर आते आते पूर्वी बेहोश हो गई थी और ये सब काले जादू का ही काम था। कुछ ही देर के बाद अमित ने जाकर पूर्वी की सारी बातें अपने परिवार में बताई और मेरा शक गलत नहीं था। पहले दिन जब बहू घर में आई थी, तभी मुझे भनक हुई थी कि कुछ ठीक नहीं है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, अब मैं तांत्रिक को बुलाऊंगी। महेश जी, कोई तो है जो हमारी बहू को सता रहा है। हाँ, बहू की बातें नॉर्मल नहीं लगती हैं। अब तो लगता है कि हमें उतार करवाना ही पड़ेगा। पूर्वी की ऐसी हालत को देखकर घर वालों ने सोच लिया था कि अब वो उसे किसी बाबा को दिखाएंगे। कैसे कैसे अगला दिन निकला और पूर्वी से बात करके एक बाबा को बुलाया गया। तेरे मायके में तुझे यहाँ से कुछ अलग महसूस होता था क्या बच्चा? यहाँ से अलग कुछ भारी भारी सच 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 बताना। हाँ बाबा, यहाँ की तो हवा ही अलग है मेरे मायके के आगे। यहाँ तो वो सुकून है जो मुझे वहाँ कभी नहीं मिल पाया। बेटा, मैं देख पा रहा हूँ, तेरा उतार तो करना पड़ेगा। अब जैसे मैं कहूँ तो वैसे ही करना। तू अपने मायके जा, वो भी अकेले। जी नहीं बाबा, अगर उन्होंने मेरी बेटी जैसी बहू को कुछ कर दिया तो? मैं जो देख पा रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते हो, और मैं हूँ तो क्या दिक्कत है? बेटा, तो ये नींबू अपने साथ कहीं छिपा कर लेकर जा, बस आगे का काम मेरा है। और हाँ, वहाँ जाकर गलती से भी कुछ खा पी मत लेना। जड़ी बाबा ने ऐसे ही बोला और पूर्वी ने उसकी बात को मान लिया। वो अपने मायके आ गई, जहाँ पर आस्था के सिवा कोई नहीं था। अरे मैं तो सोच ही रही थी इसको बुलाने के लिए। शिकार खुद शिकारी के पास चला आया। ये ले पूर्वी, तू कितने दिन में आई है, इसे खा ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। खा लेना। माँ वैसे ही आंखें दिखा रही हैं जैसे ही वो दिखाती थी। मुझे अब खाने की एक्टिंग करनी चाहिए, तभी मैं जड़ तक जा पाऊंगी। पूर्वी ने ऐसे बोलकर खाना खाने का बस एक्टिंग की, जिसके बाद बहुत अच्छे, अब तुझे नींद आ जाएगी और तू सो जाएगी। तो अब मुझे सोने की एक्टिंग करनी है। पूर्वी ने सोने की एक्टिंग की, जिसके बाद उसे आस्था ने उठाया और वो उसे अपने काले जादू वाले कमरे में ले आई और उसने पूर्वी को लेटा दिया। इधर से पूर्वी के ससुराल वाले तांत्रिक के बनाए गोल घेरे में सब देख रहे थे। अब मेरा काम हो गया। अब मैं इसके बालों को काट कर ऐसा टोटका करती हूँ कि ये गर्भवती हो जाए।
और इसका योग बने और इसकी संतान की मैं बलि देकर इसको अपनी कोख से पैदा करने के पाप से भी मुक्त हो जाऊं। आस्था की बात को सुनकर पूर्वी और उसके ससुराल वाले दंग रह गए, लेकिन बाबा जड़ी ने सभी से शांत रहने को कहा हुआ था। अरे नहीं, ये औरत क्या बोल रही है? बाबा जड़ी, ये मेरी बहू के बच्चे को मारना चाहती है। शांत रहो आस्था, बाबा जड़ी है ना। तुम चुप हो जाओ, बहू के पास बाबा का दिया हुआ नींबू है, देखो सब सही हो जाएगा। महेश ने आस्था को शांत कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आस्था ने पूर्वी के बालों को काटा और उसने जैसे ही आग में बालों को डाला तो आग भड़क गई। उसी वक्त बाबा जड़ी ने भी पूर्वी के बाल हवन की अग्नि में डालकर उसका उतार कर दिया, जिससे कि कोई भी बला पूर्वी पर जाने के बजाय आस्था के ऊपर ही आ गई और आस्था एकदम से अपने होश खो बैठी। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी अपनी सगी माँ मेरे साथ ऐसा करने की सोच रही थी। माँ ने मेरी ही तरह न जाने कितनी जिंदगी इस काले जादू के खेल से खाई होंगी। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। पूर्वी आस्था के कमरे से निकलकर भाग आई। आस्था अपने कमरे में ही पागल सी हो रही थी और वो जोर जोर से अपने बाल हिला रही थी, नाच रही थी, क्योंकि उसके ऊपर पूर्वी के ऊपर छोड़ने वाली बलाएं आ गई थी। पूर्वी ने आस्था को कमरे में ही बंद किया और वो भागते हुए जैसे ही घर में आई तो उसे उसके बाप ने देख लिया। अरे पूर्वी बेटा, तू कब आई और इतनी घबराई हुई क्यों है? बाबा, वो बात यह है कि हिमेशी, कुछ भी बताने से अच्छा है कि आप हमारे साथ चले। हाँ समधी जी, अच्छा होगा कि आप हमारे साथ ही चलें। आपकी पत्नी क्या गुल खिला रही थी, ये अगर आप अपनी भी आंखों से देख लेंगे तो अच्छा होगा। पूर्वी के ससुराल वाले भी बाबा के साथ ही उसके मायके पहुंच गए थे। वो सभी को लेकर बेसमेंट में चले गए, जहां आस्था का काले जादू वाला कमरा था, और बाबा जड़ी ने दरवाजा खोलकर सभी को ये मंजर आंखों से दिखाया। ये मेरी माँ को क्या हो रहा है? अरे क्या है ये सब? बाबा, ये वो है जो हमने कभी नहीं देखा। माँ हम सभी पर काला जादू करती थी, जिसकी वजह से हम माँ की सारी बातों को मानते थे। आज देखो वही सारी बलाएं जो माँ हमारे ऊपर छोड़ती थी, माँ के सर सवार है, और बुआ की जिंदगी भी माँ ने ही बर्बाद की है। हमने पुलिस को खबर कर दी है। ऐसे लोगों को समाज में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब आस्था जी अपनी सही जगह चली जाएंगी। उससे पहले मैं उसका उतार तो कर दूं। ऐसे बोलकर बाबा जड़ी ने आस्था पर जादुई पवित्र भभूत डाली, जिसके बाद आस्था को एकदम से होश आ गया। लेकिन अब उसका सच सभी के सामने था। आस्था कुछ बोल भी नहीं पाई कि इतने में ही पुलिस आ गई और आस्था को अपने साथ ले गई। किसी ने आस्था को नहीं रोका, क्योंकि वही उसकी सही जगह थी। आस्था के जाने के बाद पूर्वी ने अपने घर को साफ किया और उसमें एक मंदिर बनाया। वहीं सुधा के ससुराल से भी उसका पति जादू की काट हो जाने के बाद उसे लेने को आ गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।